नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मधु काकरिया जी की कहानी रहना नहीं देश बिराना है। मधु काकरिया जी की कहानियों को कोई संज्ञा देनी हो तो कहना पड़ेगा बेबाक बेबाक विद्रोह। बिना किसी कुंठा और पूर्वाग्रह के खुले दिल से चीजों को देखना समझना, स्वीकार हो तो स्वीकार, अस्वीकार हो तो अस्वीकार, बोल्ड भी और ब्यूटीफुल भी। अपनी गंदगी पर पर्दा डालते व्यक्ति का गमछा खर्र से खींचने में भी उन्हें कोई दुविधा नहीं होती। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी रहना नहीं देश बिराना है। उतरती शाम में बालकनी से कपड़े उतार रही थी कि देखा वह सामान रखवा रहा था टैक्सी में। नीचे वाली आंटी और सरदार जी अंकल हाथ हिला रहे थे। घर की बूढ़ी महरी भी छोड़ने आई थी बाहर तक। उसकी हथेली पर भी जाते वक्त कुछ नोट धर दिए थे उसने। 10-10 के कुछ नोट दमक रहे थे। ऊपर से अच्छी तरह नहीं देख पा रही थी। एक बेमतलब सी, महीन एवं कोमल सी उदासी छा गई थी मन पर, जो किसी भी थोड़ी बहुत आत्मीय को भी दूर जाते देखकर छा जाती है, या कहिए हर उसके लिए जिस किसी ने भी आपके निस्संग जीवन में कुछ क्षण हंसते बोलते गुजारे हों, दुख सुख की बदकही की हो आपके साथ। फिर वह दीप ज्योति तो कलकत्ते से ही नहीं, इस देश की सरहद से भी बाहर जा रहा था, शायद एक लंबे अरसे के लिए। अधिक नहीं, साल सवा साल का ही परिचय रहा होगा उससे, लेकिन फिर भी लगता रहा मेरा एक अंश ही जा रहा हो जैसे उसके साथ। कुछ था उसमें जो धीमे धीमे सा खींचता था उसकी ओर हर बार। खामोश खामोश एवं उदास उदास सा वह दीप ज्योति जब पहली बार भेंटाया था मुझसे तो किसी भी कोण से नहीं लगा था डॉक्टर जाति का। दीदी, आज मेरा दिल्ली से फोन आ सकता है, प्लीज बुला लीजिएगा, मेरी मम्मी का होगा। हर 3-4 दिन में एक बार या तो मैं करता हूँ या वे कर लेती हैं। जब तक आवाज नहीं सुन लेती चैन ही नहीं पड़ता उनको। मेरी आंखों में उठते प्रश्न चिन्ह को भांप कर फिर खुलकर कहने लगा था। दिल्ली से आया था डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। यूं तो पिछले 3 सालों से हॉस्टल में ही रह रहा था। साल भर से आंटी का पता लग गया। जी, बरेली में पास पास ही मकान थे पापा के और आंटी के, तो बीच बीच में छुट्टियों में नीचे भी रहने आ जाता हूँ। मम्मी अकेली रहती हैं दिल्ली में, घबरा जाती हैं। और शाम को ही फोन था उनका, एकदम ठिठकी ठहरी कपकपाती सी आवाज। जरा नीचे से बुला दीजिए दीप को, 2 मिनट बाद फिर मिलाती हूँ। लाइन कट। बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। देखा वह खुद ही ऊपर चला आ रहा था। हाँ जी मम्मी, सत श्री अकाल। सब ठीक चल रिया है, तुसी बहुत चिंता करते हो। हॉस्टल विच खाना चंगा मिल जाता है, फल भी ले लेंदा, लो गल कर लो। रुमाल से माथे का पसीना पोंछता हुआ वह बोल कम पुचकार ज्यादा रहा था, और अंत में फोन उसने मेरी ओर बढ़ा दिया था। मम्मी बात करेंगी आपसे। बहन जी, जरा चेहरा गौर से देखकर बताइए, देखने में कैसा लग रहा है? दुबला तो नहीं दिख रहा है? फल खाने के लिए टोकते रहिएगा। कांपती सी आवाज धीरे धीरे उठ रही थी, जिसके पीछे जाने कैसा इतिहास होगा। आदत के मुताबिक मैं फिर सोचने लगी थी। हजारों मील दूर बैठी एक माँ का कलपता चित्र आंखों में आकार सा लेने लगा था, और उसके बाद प्रायः ही हर सप्ताह उसका फोन आ ही जाता, तभी उससे चलताऊ बातचीत भी हो जाती। मम्मी बहुत चिंता करती हैं। चिंता नहीं, एक प्रकार का डर बैठ गया है मम्मी के दिमाग में कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। दरअसल जब से पापा गुजरे हैं, जिंदगी के सारे रंग और अर्थ ही बदल गए मम्मी के लिए। जाने कितना डर और असुरक्षा जमा हो गया है मम्मी के भीतर, और ऊपर से 24 घंटों का अकेलापन। पिछली बार गया था तो कुत्ता दे आया था मम्मी को कि कुछ तो चहल पहल रहेगी, लेकिन मम्मी ने उसको भी किसी को दे दिया। अब यही डर कि कहीं मेरे एकाएक आ जाने पर अजनबी समझ मुझे ही न काट ले कुत्ता, और आंखों में उभर आई भरी भरी सी बदली को जबरन सोखने की चेष्टा करने लगा था वह।
उस दुखद प्रसंग को वही विराम चिन्ह देकर मैंने बातों का रुख फिर पलटा। कितने भाई बहन हो? जी एकदम अकेला हूं। मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना। और सहानुभूति का ताप पाकर उसके भीतर जमा कुछ कुछ पिघलने सा लगा था। चेहरा मोम सा हो गया था। जी जरूर, पर आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। प्रायः कहती हैं बोरिया बिस्तर लेकर यहीं आ जाओ। हॉस्टल में कोई तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? लगा जैसे होठों की कोर में विद्रूप सा कुछ उभरा था उसके। कुछ देर पूर्व के नरम नरम भावों पर पोंछा लगा दिया हो जैसे किसी ने। विकृत सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, जी कलकत्ता का मेडिकल हॉस्टल गैर कलकतिया और राजनीति से बचकर चलने वालों के लिए जिंदगी का एक जबरदस्त पाठ है। आप किसी से मतलब नहीं रखें, सिर्फ पढ़ाई से वास्ता रखो तो भी जीने नहीं देते लोग। क्या नहीं देखा यहाँ? हॉस्टल के किचन में भात के भगोने में मुंह मारते कुत्ते को देखा, दाल में कॉकरोच के बच्चे देखे। इन सब को भूला नहीं कि एसएफआई और छात्र परिषद वाले पीछे पड़ गए। दोनों ही धमकाते कि यूनियन के इलेक्शन में उन्हें ही वोट दूं। मैं भी शुरू में झमेले से बचने के लिए दोनों को ही कहता रहा, दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि चुनाव में एसएफआई एक वोट से हार गई। घेर लिया चेंगड़ों ने मुझे, मारा पीटा जलील किया, धमकी दी कि हॉस्टल छुड़वा देंगे। एक बार तो मैंने भी सोच लिया था कि नहीं बनना डॉक्टर वॉक्टर ऐसे कमीनों के बीच रहकर। 8 किलो वजन घट गया था चिंता के मारे। पर तभी किसी दोस्त ने हिम्मत बंधाई कि हॉस्टल छुड़वाना इनके बाप के भी वश का नहीं। यूं ही धमकाते हैं गैर कलकतिया पाकर। तब कहीं थोड़ा चैन मिला। बोलते बोलते उदासी एवं आक्रोश की गाढ़ी परत चेहरे पर उभरने लगी थी उसके। उन दिनों लगता था जैसे सिर झुकाए एक बैल भर रह गया हूं। लगता था जिसको पीटो मारो और जोतो। मेरे रूममेट ने शराब के नशे में सिगरेट पीते हुए मेरा आधा गद्दा जला दिया। आधी रात को नींद खुली तो बुरी तरह घबरा गया, लेकिन कर कुछ नहीं सका। अब कैसी हालत है? कुछ बोलने की गरज से मैं बोलने लगती हूँ। मेरी तरफ से एकदम चुप्पी उसे हतोत्साहित कर सकती थी। अब तो बेहतर हूँ। दरअसल साल भर के भीतर ही मैं पक गया था। जब फिर इलेक्शन का समय आया तो साफ कह दिया मैंने कि जब तक मेरा कमरा नहीं बदल दिया जाता मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। बदल गया? हाँ, अब तो अच्छा कमरा मिल गया है। दोस्त भी कई। बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि नीचे से खाना ठंडा हो रहा है। आंटी की आवाज गूंजने लगी ड्राइंग रूम में। बात को वहीं टांग कर चला गया था वह। बीच में कई दिनों तक फोन नहीं आया था उसका। पता चला वह दिल्ली चला गया है माँ से मिलने। कुछ दिनों बाद फिर वैसी ही ठहरी ठहरी सी मरी हुई आवाज, जरा बुला दीजिए। कैसा लगता है? कपड़े ढीले तो नहीं पड़ गए हैं उसके? आवाज जैसे साक्षात पीड़ा। लाइन कट। बालकनी से ही एक बार टेर लगाई कि भागता दौड़ता वह ऊपर आया। फोन है ना, खुद ही समझ गया था। और तभी लाइन भी आ गई थी। जी सत श्री अकाल मम्मी। नहीं, तुसी बिल्कुल घबराना नहीं। मैनू पापा दे दिंदा पता है। तुसी हिम्मत रखो, वाहे गुरु सब ठीक करेगा। और बोलते बोलते फिर आवाज भर्रा गई थी उसकी। तो सिर्फ माँ ही नहीं, इधर बेटा भी कलप कलप उठता है माँ के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आजकल के लड़कों के जैसा नहीं है दीप ज्योति कि प्रगति का ग्राफ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाए माँ दिल के पिछवाड़े में त्यों त्यों नीचे सरकती जाए। अकेली रहती माँ घबरा जाती होगी। मैं उसके दुख को बांटने की चेष्टा करने लगती हूँ। बस क्या बताऊं दीदी, अकेलापन तो मम्मी ने जानबूझकर ओढ़ रखा है। आसपास इतने पड़ोसी हैं पर किसी के यहाँ आती जाती नहीं। अब कोई कितना आए, बस दिन भर सबद सुनती रहती हैं या फिर घंटों गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बैठी रहती हैं। सामने तला हुआ चिवड़ा और चना बादाम रखा हुआ था। चना बादाम के एक दो दाने टोंकते हुए फिर कहने लगा, दरअसल मम्मी डैडी के मर्डर के बाद ऐसी हो गई हैं। पहले ऐसी नहीं थी, खूब घुलती मिलती थी लोगों से। क्या मर्डर?
मुझे पता था सिर्फ इतना ही कि 84 के हिंदू सिखों के दंगों में दीप ज्योति के पिता मारे जा चुके थे। नीचे आंटी के मुंह से ही सुना था मैंने। फिर भी जाने क्यों उस महाक्षण में मैंने ऐसे ही दिखाया जैसे यह हृदय विदारक घटना मैं पहली बार सुन रही हूं, कि कहीं यह बता देने से कि मुझे पता है उसके दुख की पवित्रता गहनता कम न हो जाए। जी दीदी, मैं तब सिर्फ 8 साल का था। धुंधली सी याद है। पापा तब अक्सर इंग्लैंड वापस जाने की सोचते थे। सामने रखे पानी के गिलास को खाली करते हुए वह कुछ पल खामोश सा रहा। शायद सोच रहा होगा कि अतीत के बिखरे रिश्ते सूत्रों को किधर से पकड़ा जाए। और मैं उन पलों में गौर से देखने लगी उसके चेहरे को, शायद उस पीड़ा के चिन्हों को ढूंढने के लिए जिसे आज से 14 वर्ष पूर्व झेला था उसने, और जिसके अवशेष आज भी अंकित थे वहां। कत्थई रंग के सोफे के कवर पर उंगलियों से लकीरें खींचते कहने लगा था वह। शुरू में बहुत ही धीमे से शब्द टपक रहे थे, गर्म गर्म मोम से। मेरे पापा बहुत ही टैलेंटेड थे। यहाँ से MBBS करते ही सीधे इंग्लैंड चले गए थे। पोस्ट ग्रेजुएट भी उन्होंने वहीं से किया था। वहां पर काफी ऊंची पोस्ट थी पापा की, सब कुछ था। फिर भी बीच बीच में अनमने हो जाते थे। दादाजी से भी पापा ने वादा किया था कि स्वदेश लौटकर जरूर आएंगे, सो 75 में वापस बरेली आ गए थे दादाजी की तबीयत खराब सुनकर। साल भर के भीतर ही दादाजी गुजर गए जी। पैतृक संपत्ति के झगड़े में कुछ मुकदमेबाजी भी गले पड़ गई थी, लेकिन तो भी विचलित नहीं हुए थे। दिल और हौसला दोनों ही बड़ा था पापा जी का। लेकिन असली दुख तब हुआ पापा जी को जब यहाँ पर उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को मान्यता नहीं मिल पाई थी। इससे टूटने लगे थे वे, क्योंकि कोई बड़ा ओहदा मिल नहीं पाया और बरेली जैसे छोटे शहर में प्रैक्टिस मन लायक जमी नहीं। एक रुके हुए आदमी की सी जिंदगी हो गई थी पापा की। अब यह तो भाग्य की बात कि पापा के गुजरने के बाद जब 86 में रानी विक्टोरिया यहाँ आई तो दोनों देशों की मेडिकल काउंसिल ने मिलकर एग्रीमेंट कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री को मान्यता मिल गई। पापा रहते तो बड़े खुश होते। बोलते बोलते वह फिर भर गया था, भरे भरे बादलों सा। किचन में गैस पर कुकर चढ़ाकर आई थी मैं, जिसकी सीटी मुझे बुला रही थी। उसको भी कुछ पल व्यवस्थित होने का समय देते हुए मैं किचन की तरफ मुड़ी कि देखा पीछे पीछे वह भी आ रहा था। शायद उसे भी किसी धैर्यशील श्रोता की जरूरत थी। वह भी शायद हल्का हो जाना चाहता था। मम्मी बताती हैं कि उन दिनों बहुत ही तंग हाल में थे हम लोग। पापा को अपनी जापानी टोयोटा भी बेच देनी पड़ी थी और भी कई कीमती सामान बेच डाले। छोटे मोटे एसेट्स को बेच बाच कर दिल्ली आए। दिल्ली में पूरी तरह जम भी न पाए कि यह हादसा हो गया। फिर कुछ पल मौन। शरबत बनाकर लाती हूँ। उसे सहेजने का मौका देने के बहाने मैं कुछ देर के लिए वहां से खिसक जाना चाहती थी। जानती थी आगे क्या आने वाला है, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। नहीं, आप बैठो। शायद वह नहीं चाहता था कि भावनाओं और संवेदनाओं का जो झीना सा पर्दा बन गया है हमारे बीच, उसमें मेरे उठ जाने से किसी भी प्रकार का व्यवधान पड़े। उस हादसे वाले दिन की धुंधली सी याद है, बस इतनी कि स्कूल का बस ड्राइवर कोई लंब तड़ंग राजपूत था। सारे रास्ते मुझे अपनी सीट के नीचे छुपा कर लाया था। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा कोहराम मचा हुआ था। मम्मी बताती हैं कि पापा जी भी सीधे घर चले आते तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन वे निकल गए ट्रांस जमुना की ओर। आसपास के दुकानदारों ने देखा था। एक ने अपनी शॉल दी थी जिससे पापा जी अपनी पगड़ी छिपा लें। कहते हैं उसी शॉल में लपेट कर ले गए थे पापा जी को दंगाई। बाद में वे नहीं, बस उनके समाचार आए और बोलते बोलते वह एकदम खामोश हो गया था, जैसे सितार का तार टूट गया हो। आंसुओं से तरबतर चेहरा और निशब्द क्रंदन करता वह 22 वर्षीय युवक। उस क्षण की महाचेतना से पराभूत मैं कुछ भी सांत्वना नहीं दे पाई थी उसे। सोफे के एक ओर वह था
असाधारण रूप से शांत या अशांत, और दूसरी ओर मैं। कुछ दिन पूर्व की पढ़ी एक फ्रांसीसी पुस्तक का एक पृष्ठ मेरे अंदर फड़फड़ाने लगा था। बुरे अनुभवों को रेत पर लिख दें और अच्छे दयापूर्ण अनुभवों को संगमरमर पर खोद लें। मन किया उसे कहूं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाई। जिस दुख ने उसकी आत्मा में सुराख कर दिया था, क्या इतना ही आसान है उसे भुलाना? नीचे आंटी आवाज पर आवाज दिए जा रही थी। खाना लग गया है। और उस दिन पहली बार देखा, बिना नमस्कार किए ही चला गया था वह, खामोश खामोश सा, रिश्ती पीड़ा लिए। इस बीच ढेर सारे दिन निकल गए। कभी बालकनी में कपड़े सुखाते, कभी बाजार के लिए निकलते। मिल जाती आंटी तो दीप ज्योति की खबर भी मिल जाती। दिल्ली चला गया है, हॉस्टल में जमकर पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम चल रहे हैं। टुकड़े टुकड़े खबरों से जो भी वृत्त बनता, वह यही कि उसने अपने आप को पूरी तरह आने वाले एग्जाम के लिए झोंक दिया है। और एक दिन करीब साल भर बाद सब्जी लाने के लिए बाहर निकल रही थी। दरवाजा खोला ही था कि देखा वह खड़ा है, मंद मंद मुस्कुराता, शर्माता सा। नमस्ते दीदी, आज इतने दिनों बाद कैसे हुए एग्जाम? अब तो रिजल्ट भी निकल गया है। अपने कॉलेज में रैंक कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल भी मिला है। और सबसे बड़ी खबर कि अगले सप्ताह कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। वहाँ की मेडिकल काउंसिल से बात पक्की हो गई है। परसों दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। कुछ कुछ गर्वित सा बोल रहा था वह। कैलिफोर्निया? कितने सालों के लिए? क्या बताऊं दीदी, वैसे लौटकर भी शायद ही आना हो। और बोलते बोलते वह फिर भावुक सा हो गया था। लेकिन पीछे तुम्हारी मम्मी, वे रह जाएंगी एकदम अकेली। लगा जैसे मैंने उसकी कमजोर रग पर अंगुली धर दी हो। ममता में पके तरल तरल एवं भावदार शब्द टपकने लगे थे उसके होठों से। 5 साल तक तो यह दुख झेलना ही पड़ेगा मम्मी को, जब तक कि मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता। फिर तो बुला लूंगा। एक बात मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रही थी। पूछूं नहीं पूछूं का अंतर्द्वंद चलता रहा जाने कितनी देर। हिम्मत की आखिरकार, पूछ ही डाला बहुत ही पुचकारते शब्दों में। एक बात बताओ दीप ज्योति, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी की जानी हुई और सुरक्षित रोशनी में जीने का जो सुकून और मजा है, वह अनजान देश की सड़कों पर कहाँ है? कि खनकते सिक्कों के शोर में क्या अपनी माटी की गंध और पुकार अनसुनी हो सकती है? लगा मेरी बात ने एक बार जड़ से हिला दिया था उसे। बहुत कड़वा निवाला निगलने के से पीड़ा के भाव छा गए थे मुंह पर। ठुड्डी पर हाथ धरे विचार मग्न मुद्रा में बैठा रहा बहुत देर, जैसे मेरी बात का अर्थ धीमे धीमे भीतर उतार रहा हो। बोलने की चेष्टा में आंखें सिकुड़ सी गई थीं उसकी। दूर देखता हुआ कहने लगा, जानती हैं दीदी, औरों की नहीं जानता, जिन्हें विदेश की भूख के आगे यहाँ का अच्छा कुछ दिखता ही नहीं। पर मुझे तो हर पल यही लगता है कि खुद को देश निकाला दे रहा हूँ। माँ यहाँ, मैं वहाँ, पता नहीं कैसे जी पाऊंगा। पर नहीं जाऊं तो भी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। पापा का हाल सुन चुका हूं सबसे। शुरू शुरू में यहाँ आए थे पापा तो मंत्र मुग्ध से रहते थे कि यहाँ की माटी में अकेलापन जैसी भयावहता पनप ही नहीं सकती। यहाँ तो आदमी अपने आप फैलता जाता है। मंदिर, गुरुद्वारा, गंगा स्नान, तीर्थ, सब कुछ से सहज ही जुड़ता जाता है। यहाँ बुढ़ापा ओल्ड हाउस की मनहूस छाया में नहीं, वरन बाबा दादा जैसे गरिमामय शब्दों की गूंज में कटता है। यहाँ की संस्कृति ही सबको जोड़कर चलती है, न सही कोई जान पहचान। जय राम जी की या सत श्री अकाल बोल दीजिए, लीजिए आप जुड़ गए। जिस दिन पापा बरेली में उतरे कि अनजान पड़ोसी के यहाँ से ही प्रसाद लेकर कोई आ गया था। अभिभूत हो गए थे पापा। बरसों लग जाते हैं इंग्लैंड में और ऐसी आत्मीयता नहीं बन पाती, और वह भी बिल्कुल सहज एवं स्वाभाविक ढंग से। गदगद रहते थे पापा यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति से। लेकिन जब बाद में दिल्ली में जम नहीं पाए तो उखड़ गए थे पापा, विशेषकर जब अपने से भी कम प्रतिभा वालों को
तिकड़मबाजी से धन और सत्ता दोनों को हथियाते देखते। मम्मी बताती हैं कि उन दिनों पापा के एक यहूदी मित्र थे जिनके पत्र पापा के लिए बहुत बड़े संबल थे। उन्होंने एक बार लिखा था, अपने देश की व्यवस्था और भ्रष्टाचार को देख कुढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। करो यह कि अपने बच्चों को बेस्ट तालीम दो, जिससे वे जहां भी जाएं उसी देश की इकोनॉमी को रूल करें। यहूदियों को देखो, आज अमेरिका की 40% इकोनॉमी को वे ही रूल कर रहे हैं। और अपनी बात की प्रतिक्रिया में वह मेरी ओर ताकने लगा था टुकुर टुकुर। तो खूब पढ़ लिख कर रूल तो तुम इस देश की इकोनॉमी को भी कर सकते हो। बात मैं खत्म भी नहीं कर पाई थी कि वह टप से कूद पड़ा था, बीच में ही अधैर्य दिखाता और संक्षिप्त सी किंतु कुछ भद्दी हंसी हंसता, जो कि उसके स्वभाव के विपरीत था। यह तो देश ही विचित्र है दीदी, बाकी देशों के फॉर्मूले यहाँ काम नहीं करते। यहाँ तो प्रतिभा के साथ साथ गॉडफादर चाहिए या शॉर्टकट के हथकंडे और तिकड़मबाजी। खालिस प्रतिभा और मेहनत यहाँ टके से बिकती है। महज 22 वर्ष की उम्र और देश के प्रति इतनी कटुता, ऐसी विरक्ति। शायद उसकी इस मोह भंगता के पीछे उसका खुद का अनुभव उतना नहीं था जितना उसके पिता का इतिहास। ऐसा ही मैं सोच रही थी कि बात को एकदम नए कोण से ही उठा दिया उसने। जानती हो दीदी, मैं कलकत्ता क्यों आया था? शायद यहाँ जम सकूं, क्योंकि दिल्ली ने मुझसे मेरा पापा छीन लिया था। लेकिन बंगाल की भूमि ने भी मोह ही भंग किया मेरा। हॉस्टल में जो भोगा, उसके बाद यहाँ से भी दिल उखड़ गया है। यह तो आप कलकतिया होते तो भी हो सकता था, विशेषकर इन वर्षों में जिस प्रकार छात्र स्तर पर ही राजनैतिक गुटबंदी होने लगी है। मैं उसके दंश को हल्का करने की चेष्टा करती हूँ कि वह और भी भड़ा कुटता है। जाने कितने ज्वालामुखी दुबके बैठे थे उसके कलेजे में कि लफाजी की एक हल्की सी छेड़छाड़ हुई नहीं कि पलटवार करने को उतारू, मरने मारने को तैयार। क्या क्या गिनाऊं? 1947 के दंगे में चाचा का कत्ल किया जाना, चाची का विक्षिप्त हो जाना, मौसा जी के बेटे का बिना अपराध टाडा में गिरफ्तार कर लिया जाना, उसे 2nd डिग्री तक का टॉर्चर दिया जाना। जानती हैं, पहली बार कानपुर में माचिस फिल्म दिखाई जा रही थी तो पूरा हॉल सिसक पड़ा था। अधिकांश सिख थे, सबके घाव हरे हो गए थे। क्या नहीं सहा इस कौम ने। अब यह देश अपना सा नहीं लगता। बोलते बोलते खाली कटोरे सा उसका चेहरा फिर उदास, रक्त रंजित और चुप चुप सा हो गया था। मैं जानती थी कि मैं उसे किसी भी प्रकार सांत्वना नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 20-22 वर्ष की उम्र में ही उसने वह सब कुछ देख लिया था जिसने एक पूरे देश को ही उसके लिए नकारात्मक उपस्थिति बना दिया था। पैंट की जेब से सफेद रुमाल निकालकर चश्मे को पोंछते हुए वह मुझसे जाने की आज्ञा मांग रहा था, दोनों हाथ जुड़े हुए। मैं उसे बहुत देर तक रोकना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसे शांति वहां भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देश जितना उसके बाहर था उससे कहीं ज्यादा फैलाव लिए उसके भीतर पसरा पड़ा था। हिंदू सिखों के 84 के दंगे की बात करते हुए या हॉस्टल में हुए अपने प्रति दुर्व्यवहार को याद करते हुए या टाडा में गिरफ्तार अपने मौसेरे भाई की बात करते हुए मैंने गौर से देखा था उसकी आंखों में। वहां जो जलवे थे वे यही कह रहे थे चीख चीख कर कि उसे शांति यही मिल सकती थी, क्योंकि किसी भी रूप में सही वह यहीं से, इसी मिट्टी से शिद्दत से चिपका हुआ था। तो चलो, चिट्ठी लिखूंगा आपको, आप भी कभी कभी मम्मी से बात कर लिया करना। वह मुझसे जाने की आज्ञा मांग रहा था। मेरी आर्द्र और तरल हुई आंखों को देख उसके भीतर भी शायद कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा था। नेह से देखता, मुझे सांत्वना देता सा कहने लगा, जानता हूं दीदी, इस प्रकार अपने देश से प्रतिभा को खाली होते देख सभी को दुख होता है, लेकिन मैं देश की प्रतिभा के बाहर जाने से इतनी दुखी नहीं हूं जितनी कि एक कलपती मां के इकलौते बेटे के दूर चले जाने से। मैं अपनी बात स्पष्ट कर देती हूं। हिल गया था वह,
वार शायद उसकी जड़ों पर था। जमीन की ओर देखते हुए धीमे धीमे शब्दों में कहने लगा, मैं मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहा। मैं तो मोह भंग होने के कारण दुखी और विरक्त होकर निकल रहा हूं यहां से। मेरी इच्छा रिसर्च में स्वयं को मैक्सिमाइज करने की है, पर यहाँ रिसर्च लायक सुविधा मिलने की नहीं मुझे। यहाँ तो सालों निकल जाते हैं, पीएचडी तक नहीं मिलती। यहाँ रह जाऊंगा तो मैं भी पापा की तरह एक रुका हुआ आदमी भर रह जाऊंगा। जानती हैं, मेरे एक दोस्त के मौसेरे भाई ने मुझसे कहा था, यहाँ अंग्रेजों से लेकर आज तक सियासत की सारी ऊर्जा, कार्य पद्धति, चेष्टा एक फार्मूला से निकलती है, और वह है क्रिएट द माइनॉरिटी, मेक इट मिलिटेंट, डिवाइड द कंट्री एवं रूल द वर्ल्ड। उसकी बात सुनकर जो कुछ धुंध की शक्ल में था, अब विश्वास में बदल रहा है। इस कारण रहा सहा भी उठ गया है यहां से। यूं मम्मी के लिए भी कम दुखी नहीं हूं, उन पर तो गाज ही गिर पड़ेगी। अभी तो फिर भी इंतजार है उनके जीवन में, लेकिन बाद में। और सहसा वह सिसक पड़ा था। देश की युवा शक्ति का क्रीम गोल्ड मेडलिस्ट रैंकर मेरे सामने था, देश को नकारता हुआ, मायूस और सिसकता हुआ। क्या कहती मैं उससे कि तुम जाओ खूब आगे, वहां सुखी और चैन से रहो। लेकिन मैं यह भी कैसे कहती उसे, क्योंकि मैं जानती थी शांति और सुकून उसे वहां भी नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा वहां भी कल्पेगी। सरहद पार से गए किसी भी प्रवासी की तरह वह भी पूछेगा, किसी अमरूद के पेड़ के बारे में, किसी पुराने यार के बारे में, पकवान बनाते किसी हाथ के बारे में, किसी की मुस्कान के बारे में। एक प्रवासी ने मुझे बताया था कि विदेश जाने पर उसे प्रायः हर रात गांव का अपना कुआं स्वप्न में दिखाई देता था, और प्रत्येक सुबह उसकी आंखें जब तब दिल्ली का तापमान जानने को उत्सुक रहती। दीप ज्योति भी इसी प्रकार छटपटाएगा। उसकी आत्मा में गहराई तक ठुकी मातृत्व की कील, यहाँ की सुखद दुखद स्मृतियों के दंश, इन सब से वह इसी प्रकार जुड़ा है जिस प्रकार समुद्र से खारा पानी। और इन सब से ऊपर उठना भी उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसका एहसास, उसकी महसूस करने की शक्ति, उसकी संवेदनशीलता, सभी कुछ अभी जिंदा थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।